दोस्तों, मैं एक थोड़ा भिन्न पहलू ले रहा हूं मणिपुर के विषय में और कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं मैं केंद्र और प्रदेश सरकार से। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं ये कह के कि लड़ रहे हैं समुदाय, लगी है आग मणिपुर में, चोरी पकड़ी गई है भाजपा की, सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाई है भाजपा ने। और मैं बताऊंगा कैसे, और मैं फिर उनको प्रश्नों से संबंधित करना चाहूंगा, क्योंकि ये दुर्भाग्य की बात है कि जल रहा है ये राज्य, एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व का राज्य, भारत का राज्य, भारत के सीमावर्ती इलाके का राज्य, एक नाजुक प्रदेश। जल रहा है ये राज्य, लड़ रहे हैं आदिवासी, बह रहा है खून। निर्णय क्यों राज्य पर छोड़ा, केंद्र ने क्यों नहीं बनाया कानून। दोस्तों, हम सब जानते हैं, और इसमें मैं अपने प्रश्न और अपनी टिप्पणी करने से पहले कहना चाहता हूं कि ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। मुख्यमंत्री मणिपुर ने खुद ने कहा है कि 1 या 2 दिन पहले तक वहां लगभग औपचारिक, वास्तविक कितना हम जानते नहीं हैं, औपचारिक टोल था 60 मृत्युएं, 250 के लगभग लोग गंभीर रूप से चोट खाए हुए थे, 1700 से 2000 घर जल गए थे, 10,000 लोग छिन्न भिन्न होकर घूम रहे हैं। ये औपचारिक आंकड़े, आप जानते हैं औपचारिक आंकड़े और सत्य सच्चाई में कितनी बड़ी खाई होती है। और हम ये भी जानते हैं कि ये लगभग आज 9 तारीख 10 तारीख जब हो रही है, 1 हफ्ता होने वाला है इस बात को। मैं आपको दर्शाना चाहता हूं एक वाक्य, एक वारदात जो उच्चतम न्यायालय में कल हुई, उसके आधार पर कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी बहुत हद तक जिम्मेवार है इस नाजुक स्थिति के लिए। पहले 2 मिनट में आपको बता दूं कि कल उच्चतम न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, और मैं इसको कोई राजनीति से नहीं लिंक कर रहा हूं, उनका एक अलग वक्तव्य था, लेकिन मैं उसको आधार बना के बात कर रहा हूं अपनी, बड़ा स्पष्ट कहा, आपने देखा, आपने छापा, आपने पढ़ा, आपने कहा है, उसको प्रकाशित किया है, सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। कोर्ट में कहा कि ये लोग सब जानते हैं, तो हम सब जानते हैं कि लगभग 22-23 वर्ष पहले एक संविधान पीठ का निर्णय है उच्चतम न्यायालय का, 22-23 वर्ष पहले, जो ये स्पष्ट करता है कि ये प्रावधान अनुसूचित जातियों, जनजातियों के विषय में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में सिर्फ अधिकार क्षेत्र है केंद्र सरकार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा, राष्ट्रपति की सूचिका के द्वारा। इसमें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, न प्रदेश का, न प्रादेशिक स्तर के हाई कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का भी इस पे नहीं होता हस्तक्षेप, लेकिन उच्चतम न्यायालय एक अलग कैटेगरी में आता है, उसके कोई विशेष प्रावधान होते हैं। और कल उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि यह पता नहीं था किसी को, और मणिपुर हाईकोर्ट को भी इसका संज्ञान होना चाहिए। कोट अनकोट, इट इज ए प्रेसिडेंशियल पावर टू डेजिग्नेट ए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल 342(1) इज क्लियर। और ये कहते हुए कल संविधान पीठ ने उच्चतम न्यायालय में ये भी कहा कि वो निर्णय 23 वर्ष पुराना मिलिंद नाम का एक केस था, महाराष्ट्र से आया है, जहां यही बात कही गई है। और उसके बाद यही मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब ने 2017 के एक भिन्न निर्णय में भी यही बात कही है। इस सबका जिक्र हुआ कल। तो दोस्तों, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट सीधा 2-3 प्रश्न आपके जरिए करना चाहता हूं। नंबर 1, और ये बड़े आम लेकिन घबराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कॉमन सेंस के आधारित प्रश्न हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है। अगर ये सर्वविदित है, पहला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के 23 वर्ष पुराने निर्णय से
और उसके बाद वो निर्णय एक और निर्णय में दोहराया गया 2017 में, यानी 6 वर्ष पहले, कि राज्य सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। तो ये मुख्य प्राथमिक विरोध प्रदेश सरकार का क्यों नहीं था मणिपुर हाईकोर्ट में? मणिपुर हाईकोर्ट में आप जानते हैं एक आदेश हुआ है कि आप प्रादेशिक सरकार सुझाव क्यों नहीं देते इन जनजातियों के विषय में केंद्र सरकार को सम्मिलित करने के लिए। ये तो आप जानते हैं, ये ऑर्डर हुआ है जिसके बाद ही सब हल्ला गुल्ला हुआ है मणिपुर में। तो जब ये पक्ष रख रही थी मणिपुर की प्रदेश सरकार, तो प्राथमिक विरोध, प्राथमिक प्रश्न, प्राथमिक मुद्दा होना चाहिए था कि साहब इसमें आप जा नहीं सकते, प्रदेश सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये तो आप द्वारा निर्णित 23 साल पुराना निर्णय और 2017 के निर्णय के अंतर्गत सिर्फ अधिकार क्षेत्र है माननीय राष्ट्रपति की सूचिका द्वारा। नंबर 2 प्रश्न, क्या ऐसा नहीं पक्ष रखना, ऐसा नहीं कहना और उच्च न्यायालय की भी ये गलती करना, क्या ये सीधा एक गफलत नहीं दिखाता, एक बहुत गंभीर कैजुअलनेस नहीं दिखाता, बड़े आम तौर पे बिना सोच विचार के काम जो चल रहा है उस प्रदेश सरकार का वो नहीं दिखाता? इसका क्या उत्तर और एक्सप्लेनेशन है प्रदेश सरकार द्वारा कि इतनी बड़ी गफलत कैसे की उन्होंने? नंबर 3, उस गफलत का खामियाजा आप और हम और पूरा मणिपुर आज झेल रहा है। जो चीज आपने न अपने हलफनामे में, न मौखिक रूप से, न बड़ा स्पष्ट कहा, उसका खामियाजा, उसका परिणाम, दुष्परिणाम आज प्रदेश झेल रहा है। नंबर 4, इसके लिए कौन अकाउंटेबल है, जवाबदेही किसकी है? ये बात इसलिए जरूरी है आपके सामने रखना क्योंकि 5 दिन से लोग वहां, जो 6 दिन से लोग मर रहे हैं, हम उस आग को देख रहे हैं। हम माननीय अमित शाह जी के कर्नाटक कैंपेन में थोड़ा रुक रुक के इसके बारे में बात करने को देख रहे हैं, लेकिन हमको इस कहानी के पीछे वाली कहानी पता नहीं थी कि प्रदेश सरकार ने ये विरोध लिया नहीं, ये पॉइंट लिया नहीं, ये मुद्दा नहीं लिया, और इसलिए वो सीधा जिम्मेवार है। उसकी कैलसनेस और कैजुअलनेस, गफलत, इनएफिशिएंसी जिम्मेवार है उसके लिए। 5वां प्रश्न, अभी आप केंद्र सरकार कई सारे, अभी जो पिछला सत्र रहा बजट वाला और उससे पहले विंटर सेशन रहा संसद का, कई बिल लाए हैं आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में। केंद्र सरकार संसद में आपने इस मुद्दे को, मणिपुर के मुद्दे को, एसटी के मुद्दे को क्यों नहीं एड्रेस किया? और 6ठा प्रश्न, तो क्या ये दोनों मिलकर डबल इंजन सरकारी असफलता नहीं है? दोहरे इंजन की, दोहरे इंजनों की असफलता, फेलियर नहीं है? ये इसलिए गंभीर प्रश्न है क्योंकि आज आपका एक नाजुक उत्तर पूर्व का प्रदेश इतने गंभीर स्थिति में है। मैंने जो आपको सूचिका मिलेगी हमारे एआईसीसी से, उसमें पीछे अपेंडिक्स के रूप में जितने भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो भी उसमें शब्द हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के, जो हमको मिल पाए, हमने लगाए हैं सिर्फ आपके देखने के लिए। लेकिन मूल बात यह है, द बेसिक क्वेश्चन इज अ शॉर्ट वन, दैट इज फर्स्टली that we are very, very concerned at the hateful, hostile and horrid conditions we find in Manipur. We are deeply concerned about the tragedy, and I want to expose before you another facet which proves without doubt the gross callousness, the gross negligence, the utter casualness of the state government, and the inactivity and somnolence of the central government, which has led to this very, very serious and sensitive condition in Manipur. Manipur, a border state, a sensitive state, a northeastern state,
is up in flames. It reflects the state governments and the central governments' double-engine lawlessness, double-engine statelessness, double-engine shamelessness. It shows that Chief Minister Biren Singh and the Prime Minister-led BJP government is badly devoid of qualities of statecraft, stateliness and statesmanship. It has led to a sad, sordid saga of provoked communities and castes against each other, with such a vital, sensitive state up in flames. How did it happen? One major contributory factor, friends, little noticed, has emerged from yesterday's hearing in the Supreme Court. The Supreme Court put a very candid question, a straight question. It's reported widely by all of you. Please tell us, all of you, including the state government, did you not tell the High Court of a 23-year-old judgment of the Constitution Bench of India, of the Supreme Court, 23 years old, a judgment called Milind from Maharashtra, that such notifications, such approvals, such inclusions of STs cannot be done by state government or state high courts, can only, I repeat, only be done by a presidential notification, and that Article 342 is clear in this regard. This is said by a Constitution bench of the Supreme Court decades ago. It is repeated in a different bench in 2017, to which the present Chief Justice, Honorable Chief Justice Chandrachud, was a party. The point is not that. The point arises from the very several obvious questions which I am now putting before you. They are questions of the nation, they are questions of the Congress party, they are questions of the Aam Aadmi, they are above all questions of the burning citizens of Manipur. Question number one, why was this not the preliminary objection of the state government in the course of the hearing in Manipur High Court? The first sentence from their mouth ought to have been that this proceeding should not go on because we, the state government, have no such power, no such jurisdiction. It is settled in 2.5 decades ago judgments. Number two, if this was not so, does it not reflect the utter callousness, casualness, possibly the complicity of the state government? Number three, who will be accountable for that? Who will be accountable for this gross negligence resulting in the loss of precious lives and this great alarming situation in Manipur? Fourth, another facet of this so-called self-appointed double-engine Sarkar, the central government has brought several ST-related bills to the last 2 sessions of Parliament at the central level, be it the budget and more importantly the winter session last year. Why was no attention paid to the Manipur ST issue? If so many other bills on ST are coming, surely this should have been addressed. Who is responsible for this action? Point number 6, clearly responsible for this inaction, not action, leading to gross consequences, dangerous consequences, sad consequences, is the failure of a double-engine Sarkar. It's a double-engine Sarkari failure. And lastly, why was none of the rich and diverse jurisprudence? Why was none of the rich and diverse jurisprudence which we are giving to you as an appendix to my note today, quoting extracts, not put up as a preliminary roadblock by the state government before things got out of hand, before conflagration took place, before things went up in flames,
who will answer these basic questions. You are therefore directly responsible. Don't try and avoid your responsibility, because these are hard facts which have emerged in the course of the hearing. Thank you.